यूजीसी द्वारा दिए जा रहे जो फंड्स हैं वो अब खत्म होंगे धीरे धीरे। अच्छा। और अब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोन लेना पड़ेगा। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसीज बनाई जाएंगी जो तमाम कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को फंड देगी और जिसको चुकाना पड़ेगा वो लोन होगा। ऋण देंगे, ऋण देंगे जी। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं हूं इस समय जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर आज नई शिक्षा नीति को लेकर उसके विरोध में एक प्रदर्शन हुआ है। मेरे साथ प्रियंवदा हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। जानते हैं सरल शब्दों में इस शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, क्यों ये विद्यार्थियों के लिए हानिकारक है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रियंवदा, स्वागत है आपका। जी, नई शिक्षा नीति जब मोदी सरकार लेकर के आई तो देश भर में न सिर्फ छात्रों ने बल्कि शिक्षकों ने भी इसका विरोध किया कि नई शिक्षा नीति एक ऐसा ड्राफ्ट थी जो पूरे शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन को, शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही थी। ये शिक्षा नीति ऐसी थी जो ये बात कर रही थी कि अब यूजीसी जो लोन्स देती है ना कॉलेज इंस्टीट्यूट को, जिसकी वजह से थोड़े बहुत बच्चे एडमिशन ले पाते हैं, वो लोन्स, वो यूजीसी फंड्स खत्म होंगे। इन आरोपों का क्या आधार था? इन आरोपों का आधार नहीं, आप नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पढ़िएगा। उस ड्राफ्ट में ये बात है कि यूजीसी द्वारा दिए जा रहे जो फंड्स हैं वो अब खत्म होंगे धीरे धीरे। और अब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लोन लेना पड़ेगा। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसीज बनाई जाएंगी जो तमाम कॉलेजेस को, विश्वविद्यालयों को फंड देगी और जिसको चुकाना पड़ेगा वो लोन होगा। ऋण देंगे जी। और ये लोन चुकाया कैसे जाएगा? तो जाहिर तौर पे स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाकर। और इसकी शुरुआत धड़ल्ले से हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में लगातार हेफा के जरिए लोन लिया जा रहा है, फेलोशिप खत्म की जा रही है, स्कॉलरशिप्स खत्म की जा रही है। अभी जो माइनॉरिटीज़ को जो फेलोशिप दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई। तो इससे जो चीज़ देखने में सीधे सीधे सामने आ रही है वो ये है कि इस देश के जो आम घर परिवार से आने वाले बच्चे हैं, जो वैसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके जेबों में पैसे नहीं भरे हुए हैं लाखों रुपए, वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार बुनियादी अधिकार है और किसी भी सरकार का ये काम बनता है कि वह शिक्षा हर किसी को मिले, ये सुनिश्चित करे। तो क्या इसके प्रभाव दूरगामी पड़ने वाले देश के ऊपर? बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो नई शिक्षा नीति है उसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपसेस से एक बड़ी आबादी बाहर है, वो फी अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो इतने महंगे इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ सकती है। तो एक बड़ी आबादी शिक्षा से तो बाहर हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग पहुंच भी रहे हैं इन शिक्षण संस्थानों में, उनके बीच भी उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? उनको पढ़ाया जा रहा है कि भाई जो इस तरह की तमाम अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी जैसा चैप्टर हटा दिया जाता है, डार्विन के एवोल्यूशन का सिद्धांत हटा दिया जाता है। तो और ये सरकार लगातार और तमाम वैसे प्रोपेगेंडा को प्रचारित कर रही है जो झूठ है, जो अनैतिहासिक है, उनको किताबों के जरिए लोगों के बीच बिठाने का, उसको स्थापित करने का काम कर रही है। क्या ये किसी वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए है या पूरे देश को ये इस तरीके से लाना चाह रहे हैं मुख्यधारा में? ये पूरे देश भर में जो सांप्रदायिकता की लहर इन्होंने फैलाई है, उसी के तहत ये खास तौर पे इनका निशाना इस देश के अल्पसंख्यक हैं, देश के मुसलमान हैं, कि किस तरीके से वो तमाम समस्याओं का जिम्मेदार बताते हैं। देखो, वो मुसलमान है, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम्हारा रोजगार वो मुसलमान लेकर के जा रहा है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो असल सवाल जो है उसको, उस पर बात ना करके हमारे सामने एक नकली शत्रु खड़ा कर देते हैं, ताकि हम ये सवाल ना पूछें कि हमने सरकार इसलिए चुना था ताकि हमें पक्का काम मिले, हमें बेहतर शिक्षा मिले, हम इसलिए, और हम सरकार को अब क्या करिए, सरकार मंदिर का निर्माण, हम मंदिर के निर्माण में बह जाए, हम ये देखते रहे अच्छा देश में कहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और इधर हमारे एक एक हक अधिकार छीने जाते रहे, लिए जाते रहे। चलिए, इस समस्याओं पे बात हो गई, इसके प्रभाव पर बात हुई है, निष्कर्ष तो आगे देखे जाएंगे। तो वर्तमान में इसको रोकने के लिए क्या इसके उपाय होने चाहिए? वर्तमान में इसको रोकने के लिए हम तो यही बात कर रहे हैं, देश के तमाम गरीबों, मेहनतकशों को, इंसाफ पसंद लोगों को एक साथ आकर के इस फासीवादी सरकार का मुकाबला करना होगा। जर्मनी में भी हिटलर ने इसी तरीके से अपने फांसीवादी एजेंडे को लागू किया था और यहूदियों को दुश्मन बताकर
बड़े पैमाने पे लोगों की कत्लेआम करवाए थे। लोग भूखमरी बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन उनको बताया जा रहा था नहीं तुम्हारा दुश्मन तो यहूदी है। ठीक उसी तरीके से आज भारत में भी बैठी मोदी सरकार तमाम समस्याओं का जिम्मेदार आज मुसलमानों अल्पसंख्यकों को ठहराकर जो हमारे असल सवाल है उस पर बात ना हो, इसलिए ये सारे मुद्दे हमारे बीच लेकर के आ रही है। तो हम लोग बिल्कुल कह रहे हैं आज सड़कों पे उतरना होगा। भगत सिंह ने जो कहा था कि आज कल कारखानों में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों को एकजुट करना होगा, और हमने इसकी शुरुआत की भी है। हम भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा पिछले 10 दिसंबर को शुरू हुई थी। कर्नाटका के बेंगलुरु से शुरू हुई और कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश से होते हुए फिर राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा होते हुए ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी आने वाली 3 मार्च को। तो ये एक यात्रा का एक पड़ाव होगा। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि सही मायने में हम इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं और भगत सिंह के सपनों का समाज नहीं बनाते हैं। क्या लगता है राजनीतिक परिवर्तन ही इसका मतलब कारण बनेगा? राजनीतिक परिवर्तन हम लोग करते हैं तो ही इसका निदान हो पाएगा? बिल्कुल, इस देश के आवाम को अपनी एकजुटता दिखानी होगी। अशफाक और बिस्मिल ने जो कहा था, आवामी एकजुटता कायम करनी होगी। उसी एकजुटता के आधार पर हम इनको शिकस्त दे सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं। क्या देश के जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं इन प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं, खासकर शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के मुद्दे को ना उठाकर वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति को लेकर वो विश्वविद्यालयों में भी काम कर रहे हैं, ऐसे जो युवा हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? उन युवाओं की संख्या पहले बात तो बहुत कम है जो इस तरह के उन्माद में, धार्मिक उन्माद में फैले हुए हैं। आज इस देश का युवा सड़कों पर है। सही मायने में हम देखें तो यहाँ आप देख लीजिए, जो अग्निवीर योजना की तैयारी करते थे वो लोग सड़कों पे हैं। अभी पटना में इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि रेलवे में लोको पायलट की जो नौकरी निकलती थी उसमें लाखों भर्तियां हैं, तुमने सैकड़ों पद क्यों निकाले? तो आज देश का युवा, इस देश के नौजवान सड़कों पे है। जो लोग धार्मिक उन्माद में बहे हुए चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और यही उन लोगों से भी अपील है कि सही मायने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रचार से, गोदी मीडिया के प्रचार से और इस फांसीवादी सरकार के नकली मुद्दों से जरा बाहर निकल के सवालों के साथ खड़े हो। जो सच है सच के साथ खड़े हो। इन पूरे मुद्दे पर आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? इन पूरे मुद्दों पे मैं अपने आप को अपने क्रांतिकारियों की विरासत को आगे ले जाने के काम के तौर पे मैं खुद को देखती हूँ। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने जिस समाज का सपना देखा था, मैं उसी के लिए लड़ने की बात करती हूँ। तो युवा नेतृत्व की जो आवाज़ें उठ रही हैं, तमाम देश की पार्टियां युवा नेतृत्व चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व देने को तैयार नहीं है। इस देश के युवा ऐसा नहीं है तैयार नहीं है, बिल्कुल हमें ज़रूरत है कि अभी हम लोगों तक जाकर अपनी बात पहुंचाएं, उनको एकजुट करें, और ऐसा एक क्रांतिकारी संगठन, एक ऐसा दस्ता, एक ऐसा संगठन हो जो लोगों को जाके ऑर्गेनाइज करे और ये बात करे कि आज इस तरह की परिवर्तन की ज़रूरत है। क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके बीच इस बात का प्रचार ही नहीं किया जा रहा है, जिनके बीच ये बताया ही नहीं जा रहा है कि विकल्प है, अभी विकल्प खत्म नहीं हुआ है, एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है, लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग उसी को लेकर के जा रहे हैं लोगों के बीच, और हमें लगता है कि जल्द ही ये परिवर्तन होगा, लोग आगे आएंगे और लोगों की ताकत के सामने बड़ी से बड़ी सरकारों को, बड़ी से बड़ी तानाशाहों को झुकना पड़ा है, और आज भी ऐसा ही होगा। तो शिक्षा नीति को लेकर बवाल छिड़ा है पूरे देश में, ईवीएम को लेकर भी बवाल छिड़ा है पूरे देश में। तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर से। धन्यवाद।